बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, आज 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। ये दिन है जमहूरियत की शहादत का। ये दिन है एक अजीम लीडर की शहादत का, जिनको हम डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ पाकिस्तान, द ब्रेवेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री के नाम से भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। 2007 में ये बड़ा ही डार्क हमारी हिस्ट्री का एक चैप्टर बन गया ये दिन, जब उनको एक जलसे में लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया, और आज तक वो सियासी खला पाकिस्तान की सियासत में पुर नहीं हो सका। स्टूडियोज़ में हमें आज ज्वाइन किया है इस पे और कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात करने के लिए मारिया इकबाल तराना साहिबा ने। PPP से इनका ताल्लुक़ है, ह्यूमन राइट्स विंग की AJK की जनरल सेक्रेटरी हैं। मैम, वेलकम टू द शो। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फराज साहब। आई एम वेरी वेल एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट डे के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत पाकिस्तान के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए भी और इस कल्चर के लिए भी, हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अलमिया था। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये खिलापुर हो सका है? 18 साल गुजर गए और मुझे याद है कि मैंने पहली दफ़ा जो अपनी ज़िंदगी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा था वो 4 साल की उम्र में था, जब मैंने उनका जलसा अटेंड किया था। तो क्या ही जमे गफ़ीर था। लोग किस कदर उनसे मोहब्बत करते थे। वो पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनी, फिर एग्ज़ाइल में भी रहीं, मगर जो लोगों के दिल से मोहब्बत थी वो कभी भी बीवी के लिए ख़त्म नहीं हो सकी। तो हमेशा वो एक ऐसी करिज़मेटिक पर्सनालिटी थी कि मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा कोई उनको सुन लेता था या उनसे बात कर लेता था या उनको देख लेता था तो वो उनका मदाह हो जाता था। और बेनज़ीर भुट्टो लीडर तो थी, मेरे ख़्याल से वो एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थी जो लोगों से वाकई में बहुत मोहब्बत करती थी। आज हम अगर 2025 में बैठे हैं और थोड़ी सी तारीख़, सियासी तारीख़ और इन जो शख्सियात की तारीख़ है उनसे भी वाकिफ़ हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वाकिफ़ होंगे तो मुझे ये लगता है कि उन जैसी ख़ातून जो है वो मेरे ख़्याल से यूरोप और अमेरिका भी पैदा नहीं कर सका। जिस तरह का उनको एक कहते हैं कि वो एक अहद थी, एक इस्तिकामत की मिसाल थी। जिस लड़की ने 23 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होकर वापस आई, तो 24 साल की उम्र में ना चाहते हुए भी अपने जो उनके एम्स थे, जो भी एम्स थे, वो उनको कंटिन्यू ना कर सकें और वालिद के लिए उनकी मुसलसल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक जदोजहद शुरू हो गई, जिसकी जो वो वर्स्ट जो डिक्टेटरशिप एरा ऑफ पाकिस्तान था उसमें उन्होंने उसको किस मजबूती, बहादुरी के साथ फेस किया, वो आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मगर अनफॉर्चुनेटली इन 2025 आफ्टर 18 ईयर्स मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो जनरेशन है, जो बच्चियां हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो तादाद है मर्दों के मुकाबले में औरतों की बहुत ज़्यादा है। क्या हम उनको बता पाए हैं कि बेनज़ीर भुट्टो क्या थी? क्या हमने उनको, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो जद्दोजहद है, उसको नस्बुल ऐन का हिस्सा बनाया है? कहीं पर पाकिस्तान में बच्चों को ये चीज़ पता है कि एक औरत, निहत्ती औरत की जद्दोजहद जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए थी, पाकिस्तान की गुर्बत के ख़ात्मे के लिए थी, और पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनमें से ही लीडर निकाल के उसको एक लीडर बना देना। क्योंकि हमेशा आज हम देखते हैं कि बात होती है सरमायादार तबके की, ब्लेस्ड प्रिविलेज तबके की। गरीब आदमी उसको अपना लीडर नहीं मानता क्योंकि वो उसको कनेक्ट नहीं कर सकता। मगर ये फार्मूला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास था, क्योंकि उनको पता था कि इस गरीब को जिस तरह से ये एक हीरा तराशते हैं आप कोयले की कान से निकाल कर, वो इस तरह से लोगों को तराशा करती थी कि वो शी यूज्ड टू पिक पीपल एंड मेक देम डायमंड्स। तो बहुत ज़्यादा एक सियासी कल्चर बड़ा रिच था उस ज़माने के अंदर, जो पार्टी के लिए जिन कारकुनान की कुर्बानियाँ होती थी और जिनकी कंट्रीब्यूशन होती थी इन एक्टिव पॉलिटिक्स, उनको एक्नॉलेजमेंट भी मिलती थी, जिसका अभी की सियासत में हमें फुकदान नज़र आता। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। हमारे 2025 में पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ प्रीवियस एरास बहुत चेंज हो चुके हैं। खैर, वो वक्त की ज़रूरत भी कहीं ना कहीं है कि आज हम .com एरा में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सारे लोग जो हैं, मगर मुझे ये लगता है कि वी मस्ट स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स। हमारे जो मुल्क के अभी प्रॉब्लम हैं और हम एक
साउथ एशिया में अभी भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उसमें हमारी ज़रूरत बदली नहीं है। हमारी ज़रूरत वही है जो आज से 20 साल पहले थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आवाम हैं, जो लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, जो कि जदोजहद करने वाला एक तबका है, उसको स्पेस देना पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़रूरी है। Until and unless we won't appreciate their efforts, we won't listen to them, इज़हार राय नहीं होगा तो इज़हार जदोजहद भी हमें बुरी लगने लगेगी। तो हमने अपनी अगली आने वाली नस्लों को अगर पाकिस्तान से मोहब्बत सिखानी है, क्योंकि देखिए सियासत एक तरफ, बिल्कुल सियासत ही की बुनियाद से ही पाकिस्तान से मोहब्बत सीखी जा सकती है। ये कोई और तरीका नहीं है, कोई और फार्मूला नहीं है। सियासत में जब जमहूरियत, इस्तकामत, इक्वालिटी, लोगों के नज़रियात, उनके इज़हार राय, इज़हार यकजहती, ये सब का एक मिक्सचर और एक फार्मूला है। तो अगर पाकिस्तान में बच्चों को, अगली आने वाली नस्लों को हमने पाकिस्तान से मोहब्बत सिखानी है, तो हमें इस वक्त सियासत को मजबूत बनाना होगा, उसके किरदार को शफाफ बनाना होगा, और इसी तरह से आने वाली जो नस्लें हैं वो तरक्की करेंगी इंशाल्लाह। रोल मॉडल्स के बारे में भी अपनी यंग जनरेशन को हमें बताना होगा। बिल्कुल आपने जिक्र किया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के जो उनकी वर्क ऑफ लाइफ था, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जाहिर है उनकी शहादत 2007 में हुई, तो अब तक बहुत टाइम गुजर चुका है, और जो यंग जनरेशन है उसको इतना ज़्यादा इल्म नहीं है उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी या जो उनकी सेक्रीफाइसेस थे, उनका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। बताया जाना चाहिए यकीनन, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म ज़रूर है कि शी प्लेड अ पिवटल रोल इन मिसाक जमहूरियत। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका रोल अब भी लोगों के दिमाग में ताज़ा है, और वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन के अंदर। उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। एक नए मिसाक की तरफ भी इशारा दिया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी जो कंक्लूड की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भी उन्होंने इशारा दिया कि पाकिस्तान को एक नए मिसाक की ज़रूरत है, और शायद मिसाक जमहूरियत की तरफ बरमला इशारा कर रहे थे। तो इतना इम्पोर्टेंट था मिसाक जमहूरियत, क्या कहेंगे आप? जी, ये बीबी का ब्रेन चाइल्ड था, जैसे कि वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई एक ऐसी उनकी काविशें होती थी, ये उनमें से एक बहुत खूबसूरत काविश थी, और मिसाक जमहूरियत। तो जो उसका रिज़ल्ट था वो आज भी 20 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सदर ज़रदारी साहब आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, और एक खूबसूरत टीम जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और उसके साथ ही हमारी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनके पास अभी एक और ओहदे का इजाफा हुआ है, चीफ फील्ड मार्शल हैं, उनकी ये आज देखिए पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद इस्तकामत जो है ना वो वापस आ रही है, कुछ यूनिटी की फ़िज़ा महसूस हो रही है। एक्चुअली पाकिस्तान का जो सिटीज़न था वो थोड़ा सा खौफ रहने लगा था। खौफ रहने का जो उसका था वो जायज़ था, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। लीडरशिप के अंदर इस्तेकाम होना, उनके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़, वो जो मिसाक जमहूरियत वाली बात थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, कि क्योंकि ये नहीं है कि वो तारीख़ का हिस्सा बन गई। कहाँ बीबी ने और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सऊदी अरब के अंदर इस चीज़ को का अहद किया कि हम पाकिस्तान की इस्तेकामत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जदोजहद जो है वो मिलकर सियासी करेंगे, तो वो तारीख़ का हिस्सा नहीं बनने दी। ये बहुत अच्छी बात है मुस्लिम लीग नून की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, कि उन्होंने वक्त के साथ इस मैच्योरिटी के साथ जिस तरह से उसको डील किया, और आफ्टर 20 ईयर्स अभी भी हमें वो बहुत खूबसूरत एक तस्वीर नज़र आती है, जो कि आजकल हमारे 3 इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जैसे 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत एक चैलेंजिंग साल था। जंगें थीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फिर उसके फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकली बहुत हमारे चैलेंजेस थे, हमारे अभी भी हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थे। मगर 2025 में जिस तरह से इन 3 अहम शख्सियात ने मिलकर काम किया और पाकिस्तान में के जो सफारती ताल्लुकात थे उनको बहाल किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक हमारा रिसेशन की तरफ हम जा रहे थे और काफ़ी अरसे से हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उसको भी हैंडल करना,
तो वो मेरा ख्याल है कि ये आला लीडरशिप जब मिलकर बैठे हैं, इन्होंने इस चीज़ का तहैया किया है कि पाकिस्तान में जब तक कायद-ए-आज़म के जो खूबसूरत असूलों में से असूल है यूनिटी, इसको अपनाया नहीं जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लीडरशिप का जो रवैया होता है ना, ये आम जो पाकिस्तानी है उसके मिजाज पर भी बहुत असरअंदाज करता है। हमें ये चीज़ बिल्कुल भी जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जी सियासत में कोई और गेम चल रही है और पाकिस्तानी जो अवाम है वो किसी और रवैये में जी रही है। एक्चुअली लीडरशिप का जो रवैया है वो पाकिस्तानी अवाम का रवैया है, और जो पाकिस्तान की अवाम का रवैया है, अगर उसको कहीं पर ऐसी चीज़ है कि दुरुस्तगी करनी है तो वी नीड रोल मॉडल्स। तो ये चीज़ जो है ना वो इक्वली पैरेलल जो है हमेशा चलती है। तो इसको अगर हम साहिबा ये बताएं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के बहुत ज़्यादा अलकाबात थे। मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, वेरी प्राउडली शी वाज डॉटर ऑफ द ईस्ट, हमारे मुल्क की ब्रेवेस्ट पॉलिटिशियन थी। सब यकीन करते हैं इस बात पे। बड़ा हाई पॉलिटिकल एक्यूमेंट था उनका। उसके अलावा उनका एक लक़ब ये भी था कि शी वाज द सिंबल ऑफ फेडरेशन, एक वफाक की अलामत भी थी। इसका मतलब ये है कि चारों सूबों में यकसा मकबूल थी। यहाँ पे ये एक बुनियादी सवाल आपसे करना चाहूँगा, सवाल थोड़ा टफ है लेकिन करना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी सिंध तक कन्फाइन हो गई है। बीबी शहीद की लेगेसी को आप कैसे देखते हैं आने वाले सालों में? वो तो वफाक की अलामत थी और आप कन्फाइन हो गए हैं एक प्रोविंस तक। तो हाउ डू यू सी पीपीपी रिवाइविंग इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री? कैसे आप देखते हैं? इतना खूबसूरत नारा था और रहना चाहिए था। और एज अ पॉलिटिकल वर्कर एक्चुअली आई मिस chanting this slogan. वफाक की उमंग थी एंड यू नो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। आई होप कि जो हमारी अभी लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो ज़रूर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और अपना जो एक रोल है जो कि हम प्रीवियसली भी देखते चले आ रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर, और वो बहुत अच्छा था पाकिस्तान के लिहाज से। मगर मेरा ख्याल है कि अभी एक आम आवाम के साथ जो कनेक्टिविटी है वो हमारी लीडरशिप की दोबारा से बहाल होनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि जो हम पूरी ज़िंदगी एक नारा लगाते रहे, बेनज़ीर बेनज़ीर, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। तो अभी दौरे कुछ शुरू किए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पंजाब में भी कुछ अर्सा दिन पहले थे, ज़रदारी साहब भी वहाँ पर थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे। और आज़ाद कश्मीर की अभी जो गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है और उसके लिए अमली तौर पर भी मैदान में अपना काम करने की कोशिश कर रही है कि जहाँ पर दोबारा जो वो वक्त है जो बेनज़ीर भुट्टो वाला, उसको वापस लेकर आया जाए और एक आम इंसान के साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कनेक्टिविटी हो। बहुत खूब जी, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शकील अंजुम साहब ने। शकील साहब का तारुफ करवाता चलूँ, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं बुक के हु असैसिनेटेड बेनज़ीर भुट्टो। शकील साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? शुक्र। आप ज़रा कुछ अपनी बुक के बारे में बताइए। बड़ी ये मशहूर किताब है, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी, इस बुक के बारे में बताएं। जाहिर है टाइटल से तो साफ पता चल रहा है कि एक इन्वेस्टिगेटिव आपकी एक एफर्ट है इनटू द शहादत ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो लेकिन प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ बताएं। ये आपने जो पहली किताब का नाम लिया, ये इंग्लिश में थी, हु असैसिनेटेड बेनज़ीर भुट्टो। पहली 1 साल के अंदर अंदर हमने ये पहली बरसी पे ये रिलीज हो गई थी जी। और पहली किताब मेरी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बारे में पहली किताब थी जो इंग्लिश में थी। उसके बाद जो दूसरी किताब है ना उर्दू में, वो मजीद 1 साल के बाद आई, वो भी पहली किताब थी, उर्दू की भी पहली किताब थी। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने की भी आई जी। और ये बस इस टॉपिक पे आप कह रहे हैं कि ये आपकी फर्स्ट बुक इंग्लिश में और फिर उर्दू में थी जी, सक्सेसिव इयर्स में जी। मैं ये दावा करता हूँ, दावा नहीं, इसमें जिन लोगों ने पढ़ी है वो भी यही करार देते हैं कि ये केस फाइल है जी। लेकिन अभी मुझे मजीद इसमें वो जब फैसले हुए अदालतों के, वो भी इसमें मौजूद था कि जी वो 5 के 5 बंदे जो उन्होंने पकड़े थे, गिरफ्तार किए थे जाली तौर पे, वो 5 के 5 रिहा हो जाएंगे। इसकी वजह कि वो तो 3 महीने पहले पकड़े हुए थे, उन्होंने दहशतगर्दी का था जी। लेकिन वो 3 महीने पहले उन्होंने 3 पकड़े थे डेरा इस्माइल खान से और 2 सरगोदे से। तो वो उनको उन्होंने मेन एक्यूज बनाया कि उन्होंने ये फैसिलिटेटर भी यही हैं और अटैक भी उन्होंने किया।
तो वो बात वही हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसे रिव्यू करना है। अभी मैंने कोशिश है कि इसमें 2-4 चैप्टर और शामिल करें, और जो फैसले हैं, फैसला मैंने इसमें शामिल नहीं है ना, फैसला एक बार शामिल हो गया और ये हमारी पेशीन गोइयां भी शामिल हो गई, तो ये केस फाइल है। इसके बाद इससे पहले कोई ऐसी किताब नहीं आई। तो बस अल्लाह ताला ने काफी इज्जत दी है इस किताब के हवाले से, दूसरी किताब लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। शकील साहब, ये बताएं कि कोई मुश्किल पेश आई आपको इस किताब की को मंजर-ए-आम पे लाने में, या क्या आपका ये प्रोसेस किस तरह का था, और आपने कोई ऐसी चीज़ जो आम तौर पे हमारे नाजरीन को ना पता हो इस केस के हवाले से, उस पर कुछ रोशनी डालें। ये इसमें बेशुमार छोटे छोटे ऐसे नुकात हैं जी कि हम कल किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करा रहे थे, उसमें मैंने कहा जी आपके सवालात पुराने हो चुके हैं। इसमें इस किताब में वो कुछ है जो आज तक कन्वर्स नहीं हुआ, आज तक सामने नहीं आया। इसलिए इसमें इसकी बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिव्यू किया जाए तो वो नई खबरें हर बार। लेकिन हमारे क्या वो स्टीरियोटाइप ये है कि जी ऐसे कैसे शहीद हुई जी, किसने मारा, कौन इन्वॉल्व था, एस्टेब्लिशमेंट थी या नहीं थी, फॉरन टिपिकल सवाल होते हैं, बैरूनी हाथ में बस था या नहीं था। इस किस्म की टिपिकल बातें हैं जो मैं तो कह के बात कर करके थक गया हूँ ना जी। कि इसमें इसलिए 18 साल अब हो गए हैं और आज तक किसी का सुराग नहीं मिला। मैं पहले दिन से मेरे जो सवालात हैं वो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि जी ये क्यों है ऐसी, मेरे क्यों का जवाब आज तक नहीं मिला। 18 साल हो गए। ये उस किस्म की मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री लग रही है। क्या किरदार किया आपके सामने सारा कुछ जी, कि कैसे कत्ल हुआ और कैसे, मैं पहले जुमले से लेके आखिर तक ग्रे एरियाज है, सवाल ही सवाल है, कोई जवाब नहीं उसका। तो इसलिए वो जो टाइटल की बात कर रहे हैं, अब टाइटल में मैंने बड़ी कोशिश की कि टाइटल पे मौजूद शख्स जो है वो मेरे सवालों का जवाब दे के इंटीरियर मिनिस्टर होने की हैसियत से उसने क्या रोल प्ले किया इस सारे मामले को छुपाने में, मुखालफिन की कैसे मदद की, उसकी सारी डिटेल मौजूद है। और लेकिन उन्होंने कभी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार इंटरव्यू हुआ भी तो वो अधूरा छोड़ के निकल गए और उन्होंने वो सवाल ही कटा दिया। वो ग्रुप इंटरव्यू था हमारा, जंग ग्रुप का, तीनों जियो, जंग और आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया है जी। क्या मतलब इसका हुआ, कौन जी है? बिल्कुल, मैं तो नहीं कभी ऐसा करूंगा कि अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ देता फिरूं। इसका मतलब कोई बात थी ना। बहुत दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी। वो ऐसी थी कि जो बैकअप कार से लेके और बाकी 10 सवालात ऐसे हैं जिनके सवालात है ही नहीं, जो होते ही इनकी मौजूदगी में हुई और इन्हीं की हिदायत पे हुई। लेफ्ट से राइट मोड़ना, या छतों पे पुलिस का मौजूद ना होना, या पुलिस नफरी हटा देना और उसमें गिनती के 7 या 8 पुलिस वाले बावर्दी फिर रहे हैं। और जो वो जो ट्रिपल टीयर की बात कर रहे थे, कोई ऐसा ट्रिपल टीयर नहीं था, सिंगल टीयर नहीं था, तो बाकी तो दूर की बात है। तो उसमें मतलब है इन्होंने दब दिए उस शख्स को। बयानात में और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत फर्क था। 5 गज का फासला था जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई या धमाका किया। तो इससे ज्यादा और क्या होगा। और फिर कंट्रोवर्सियां देख लें कि कहाँ से क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, उसने क्या डायरेक्शन अख्तियार की। नतीजतन वही हुआ कि इन्होंने माजरत की बाद में कि जी नहीं, वो जो लीवर कंट्रोवर्सी थी वो गलत हो गई थी, जो वजीर दाखिला थे उस वक्त के, कि नहीं अभी इसको इग्नोर कर जाएं। पूरा जब तबाह हो गया केस तब उन्होंने माफी मांगी कि नहीं जी बिल्कुल। ये कंट्रोवर्सी भी थी कि जो क्राइम सीन था उसको बड़ी जल्दी उस पे से एविडेंस मिटा दिए गए, उसको धो दिया गया। ये भी बड़ा एक बेसिक सवाल था कि पहले टाइम से, तो उसके बाद उसको क्राइम से ही इन्वेस्टिगेशन का आगाज क्राइम सीन से होता है। उन्होंने कहा जी ना क्राइम सीन रहेगा और ना ये कंट्रोवर्सी चलेगी। और बाकी देखें, बड़ी देखें ना, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, यूएन कमीशन ने क्या किया, यूएन कमीशन पे हाथ पीछे बांध दिया इन्होंने कि जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी कि कौन इन्वॉल्व था, ये फैक्ट फाइंडिंग करनी है कि क्या हुआ था। हुआ तो हर बंदा जानता है, हम मौके पे मौजूद थे, कौन नहीं जानता इसमें। बिल्कुल, कि फैक्ट फाइंडिंग का हमने क्या करना, हमें इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने $10 करोड़ इस एक खर्चे पे दिए और उसका हमने ये पता करना था कि जी बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये है कि ये बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो जवाब तलब हैं और आज तक उनका जवाब नहीं है। अदालत किधर गई? अदालत ने सजा माफ करके, यानी बंदे ये डिक्लेयर करके जी ये मुजरिम नहीं है, इनको रिहा कर दिया। और उसके बाद क्या किया उसने? क्या उसने नहीं चाहिए था कि जी असल मुजरिम पकड़ के लाओ कहाँ है?
जी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी रिविजिट किया ही नहीं इन्होंने अदालतों ने भी। और इसका मतलब हर बंदा अपना अपना पार्ट लेगा। तो है कि इसमें ये तो मैं अब यही कह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि एक एक चीज को कैसे दोहराते चले जाएं। और इसके बारे में आप कह रहे हैं ना कि कारी जो है वो जानना चाह रहा है। हर बंदा जानता है कि क्या हुआ था, कौन था ये नहीं जानता, पीछे कौन था। ये इनका काम था ना। जैसे हरारी कमीशन में, यूएन कमीशन में, उसमें उन्होंने हरारी जो हरारी थे वजीर आजम, उसकी रफीक हरारी, उनका मैक्सिमम 1.5 साल पहले उनका कत्ल हुआ था ना ऐसे। तो उसके बाद उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी, फैक्ट फाइंडिंग नहीं कराई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई जी। एक एक बंदा निकाल के उन्होंने सामने रख दिया जी। ये सर आपका पॉइंट आ गया, बड़ी तफसील से आपने हमें और नाजरीन को आगाह किया। इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं और किसी सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। मारिया साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि इतना बड़ा सानिया हो गया, और उसके बाद जो आपने बातें सुनी उससे तो क्लियरली ये पता लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जी, अभी 18 साल के बाद जो मैं थोड़ा सा ये समझी हूँ कि जब किसी घर में किसी माँ का कत्ल हो जाता है तो बच्चे इतने अफसरदा और इतने गमगीन होते हैं कि उनको शायद ये पता नहीं होता कि कौन कत्ल कर गया। ये सवाल नहीं होता। वो कहते हैं माँ कहाँ चली गई, कहाँ चली गई और हमारी दुनिया उजड़ गई। तो एक्चुअली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी जब ये असैसिनेशन हुई तो दैट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड बाय एनीवन कि इतनी बड़ी लीडर, दुनिया की एक ऐसी खातून जिसको दुनिया जानती थी, जो पहचान थी पाकिस्तान की, वो जब चली गई तो बेशक उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आई, मगर सबसे ज़्यादा जो जैसे कि अभी सर ने मेंशन किया कि सब जो जगह थी बस सवाल ही सवाल हैं, तो वो सवाल ही सवाल थे जब तक कि हमारी गवर्नमेंट आई जी। लेकिन तो एविडेंस मिटाने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एक और सवाल करने की कि डेफिनेटली ये फैमिली के लिए तो एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा था, ये कौम के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक नॉर्मल फैमिली नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल फैमिली है और इसकी एक बहुत ही रिच पॉलिटिकल लेगेसी है और कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं थी। तो ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जितना मर्जी ट्रॉमा हो, कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। लेकिन देन अगेन जब क्राइम सीन ही नहीं है तो उसके बाद फिर आप कहाँ लीड कर सकते हैं। शकील अंजुम साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया, क्योंकि वो दौर ही मुशर्रफ साहब का था। यकीनन हम इस बात के ऊपर दुख का इजहार कर सकते हैं और हम हर 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़ुसूसी तौर पे याद भी कर सकते हैं, उनको ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं, उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर सकते हैं कि ये मुल्क, इसके अंदर जो सियासी वैक्यूम है ये ख़त्म हो और जो अंदरूनी खलफशार है वो भी ख़त्म हो। अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अगले टॉपिक की। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट है द हिंदू की, और रिपोर्ट में एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि भारतीय मीडिया भी इस किस्म की कोई रिपोर्ट अपने लिए शाया कर सकता है, लेकिन मुझे हैरत हुई और हैरत इस बात पे हुई, आप सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी। द हिंदू ने लिखा है कि जो साल है 2025 का वो नाकाम तरीन साल है माशी तौर पे और सफारती तौर पे भारत के लिए, और सदी का सबसे बुरा साल करार दिया इस रिपोर्ट में। और भारत की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को बताया गया कि इंतहाई नाकाम पॉलिसीज़ हैं, और जो वादे इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ, यानी कि अपने इंटरनेशनल कोलिशन पार्टनर्स के साथ जो फ्यूचर में थे और अब पोल्स चेंज हो चुके हैं, लीडिंग रोल से भारत साउथ एशिया में हट चुका है, उसके ऊपर बात की कि अपना वादा जो था अपने इंटरनेशनल जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनके साथ निभा ना सका भारत, और उसका नुकसान उठाना पड़ा इक्तिसादी फ्रंट पे भी, सफारती फ्रंट पे भी और सियासी फ्रंट पे भी। मारिया साहिबा, इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो न्यूज़पेपर दी हिंदू है इसके करोड़ों सब्सक्राइबर तो मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं,
और इसकी तरफ से ये आना, और मैं ये कहती हूँ कि नेचर का एक अपना निज़ाम है, कारमा है। हम कब से इस मोदी सरकार को देख रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे गिर्द बहुत सालों तक पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की, जो कश्मीर में मुजालिम ढाए। चलो ये तो बुचर ऑफ गुजरात कहलाते ही कहलाते थे। बुचर ऑफ गुजरात के बाद इनको चांस मिल गया, और ये पिछले कितने सालों से जो हैं वो काबिज हैं इक़्तिदार के ऊपर। 12 साल हो गए हैं, 12 सालों से इक़्तिदार पे काबिज हैं, और उन 12 सालों में इन्होंने एक दफ़ा भी ऐसे कोशिश नहीं की कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई अच्छा रवैया रखें। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रवैया रखा हिंदुस्तान के साथ, हमेशा कोशिश की कि तजारत के जो मामलात हैं, कश्मीर के ऊपर बात की जाए, तजारती मामलात के ऊपर बात की जाए, मगर मोदी की स्टबर्ननेस की वजह से हम हमेशा ये चीज़ जो थी वो हमें पीछे लेके जाती थी। मोदी ने एक और नई जो चाल पाकिस्तान के लिए चली थी वो ये थी कि इंटरनेशनली जाकर जहाँ पर भी हिंदुस्तान के लिए जाता था वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करता था, बाकायदा वहाँ पर लीडरशिप के कान घोले जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसने कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स पूरे दुनिया में तैयार किए थे जिनका काम ही सिर्फ वो लॉबिंग करना होता था, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर हर एक इवेंट में जाकर लॉबिंग करते थे। उससे हमने देखा कि जो पाकिस्तानियों के लिए जो जगह थी वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही थी। अब ये मोदी साहब जो है अपने ही कर्मों का जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल और फॉर्चुनेटली उसका सिला पाएंगे और देखेंगे। अब तो हमारे वैसे भी हमारा आजकल का जो स्पोक्स पर्सन है वो सदर ट्रंप साहब हैं, जो कि हर दफ़ा मोदी को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि 6 गिरे या 7 गिरे। तो टैरिफ के ऊपर इनको कहा कि अगर आपने जो ऑयल आप ले रहे हैं रशिया से, अगर उसके ऊपर आपने ये कंटिन्यू किया तो मैं टैरिफ बढ़ा देंगे। सदर पुतिन आए और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और अमेरिका की भी गुड बुक्स में नहीं है, और टैरिफ जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बड़ा टाइम मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से व्हाइट हाउस में एक दफ़ा उनकी एंट्री हो, ज़रा ट्रंप साहब से मुसाफा करने का बहुत दिल चाह रहा है मोदी साहब का। मगर मोदी साहब ये जानते नहीं हैं जितने मजालिम उन्होंने कश्मीर के अंदर ढाए, जितना उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग की, जहर उगला, जंगों में गए और बग़ैर जाने पड़ताल किए किसी तरह से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। वो तो खुदा की ज़ात हमारे साथ थी और हमारी लीडरशिप इतनी विजनरी थी, और अफवाज पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। फ़ज़ाइया, नेवल जिस तरह से सरगर्म रहे, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से हौसले बढ़ाते रहे, वो तो एक अलग, उसके ऊपर तो पूरा दिन हम बात कर सकते हैं, गेम चेंजर था। मगर अल्लाह ने हमें 2025 में सुरखरू किया, और ये 2025 का जो साल था वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक खूबसूरत साल गुजरा। वैसे भी 2-3 दिन रह गए नए साल को आने में, और 2025 was the worst year for the India just because India has forgotten what they have done in Kashmir, what they did against Pakistan, and they misguided their own अवाम। हमेशा से अपनी अवाम को मिसगाइड करने के लिए आपके इनके मीडिया चैनल्स उठाकर देख लिए, जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अरबों की तादाद में इंडियन इस वक्त तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर खुदा न ख्वासा ये पता नहीं पाकिस्तान के किस तरह के दुश्मन होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दौर में भी इतना नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव विटनेस, वी ट्रेवल टू इंडिया। कांग्रेस के टाइम में भी बायलैटरल डायलॉग्स होते थे, बहुत तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीरियों को इंगेज रखते थे। पाकिस्तान में अगर कुछ इस तरह से चीज़ होती थी, मगर मोदी सरकार ने तो मतलब हर चीज़ की हद ही कर दी, दर पे दर पाकिस्तान के ऊपर। कुछ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होता है, भैया आप अपनी पॉलिसीज़ को देखें ना, आपने इतने जुल्म किए गुजरात के अंदर, मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर, कश्मीर के अंदर, आप वो भूल गए। राजस्थान में खालिस्तान मूवमेंट, आपने पंजाब के अंदर, आपने वहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये बात और पूरी प्लान। अभी ये सोच रहे हैं कि 1971 का जमाना चल रहा है। मोदी सरकार को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये 1971 नहीं है, ये गेम चेंजर 2025 है, जिसमें पाकिस्तान हैज एक्चुअली वॉन। पाकिस्तान हैज एक्चुअली वॉन। तो अब हम ये मारिया साहिबा, वक्त की कमी है, थोड़ा सा एक आपका कमेंट और लेना चाहता हूँ। ये सराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगान तालिबान की है इस टाइम अफगानिस्तान में, उसके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इन्होंने बड़ी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं और हमारी ज़मीन
दहशतगर्दी के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे इस्तेमाल होने की, ये टोन कुछ आपको चेंज होता हुआ नहीं लगता? कुछ अर्सा पहले तक तो टोन डिफरेंट थी, और वो टोन जो थी ना वो कहीं ना कहीं सरप्रस्ती फिर वही हमारे नेबर कंट्री की थी, इस वजह से टोन चेंज हो गई। जब उनकी ही पोजीशन अनसर्टेन हो चुकी है, वो खुद ही इस वक्त, क्योंकि जहाँ पर सदर ट्रंप हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाए वहाँ पे किसी की जरूरत हो सकती है हमें ये कहने की कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ताकतवर फौज कौम बन के उभरा है, उसमें मेरा ख्याल है कि हकानी साहब को भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इसी तरह की स्टेटमेंट्स हर रोज़ जारी करनी चाहिए। एक दिन नहीं होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए। बहुत आपने अच्छे तरीके से सम अप कर दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, कल नहीं अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सादिया सुहेल राना साहिबा ने, MPA हैं PTI की। इनसे बात करते हैं कि लाहौर में CM KPK इस टाइम मौजूद हैं और असीर रहनुमाओं के घरों को भी उन्होंने विज़िट किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के घर भी गए हैं और इसके अलावा और रहनुमाओं की तरफ भी गए हैं। तो जी मारिया साहिबा, आप इसके ऊपर पहले कुछ कमेंट कर दें। CM KPK लाहौर में हैं, तो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जो है वो फिर द टेम्परेचर इज़ राइजिंग। तो आप कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को? एक तरफ मुफाहमत की बात भी हो रही है और दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। हुकूमत की तरफ से भी मिक्स किस्म की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और PTI की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि एहतजाज भी होगा, लेकिन अगर बात करनी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से रब्ता किया जा सकता है। आप कैसे देखती हैं सिचुएशन? जी देखिए, मैं बड़ा हैरान हो रही थी एक्चुअली। बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स थे वो जो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह से CM KPK की जो आमद थी पंजाब में वो कवर की जा रही थी जैसे खुदा न ख्वास्ता वो दिल्ली या बॉम्बे चले गए हों। भाई पाकिस्तान का ही हिस्सा है पंजाब, जहाँ पर वो गए हैं, ठीक है, उन्होंने रैली करनी है, उनका एक फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड असेंबली जो है इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो बात ये है कि जहाँ तक इस वक्त उन्होंने कहा कि वो रैली करना चाहते हैं पंजाब के अंदर, अगर वो करना चाहते हैं एक अपने लीडर के लिए या जो भी उनका एजेंडा है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपने आप को जमहूरी जमात कहती है और हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो भी इसी तरह से, तो हमारा जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो कभी भी इसको डिस्करेज नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि पंजाब में अगर जो CM KPK हैं वो आए हैं और वो बात करना चाहते हैं अपने कारकुनान से, तो उनको मेरे ख्याल से इजाज़त दी जाए और बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को हैंडल किया जाए। वैसे भी पंजाब की जो ज़मीन है, जो सरज़मीन है, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वेलकम करती है, इज़ अ वेलकमिंग लैंड, और वहाँ पर उनको बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए अपने जो PTI के कारकुनान हैं उनके साथ बातचीत करने की, उनसे बात करने की, मशावरत करने की, और अपना जो भी उस वक्त उनका एजेंडा है वो उनको बताने की। जी बिल्कुल ठीक है। सादिया साहिबा, आप सुन सकती हैं हमें? जी जी बिल्कुल सर। जी आप काइंडली बताएं कि क्या लाहेअमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चीफ मिनिस्टर KPK इस टाइम लाहौर में हैं और कुछ कंट्रोवर्सी भी उनकी आमद पे आई, कुछ एतराज़ात भी उठे। असीर रहनुमाओं के घरों का उन्होंने दौरा भी किया और बयानबाजी का सिलसिला भी चल रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों को हमारी पीपल्स पार्टी की जो खातून बात कर रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की कि ये जमहूरी रवैये हैं और कोई भी जो एक वर्कर है किसी भी पार्टी का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको पूरा ये इख्तियार होने का हक है कि वो आए। वो CM है पाकिस्तान ही के एक सूबे का, उनके आने पे जिस किस्म का खौफो हरास फैलाया जा रहा है, जिस किस्म की वर्कर्स को पकड़ के FIRs काटी जा रही हैं, जिस किस्म की रोड्स ब्लॉक की जा रही हैं, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना खौफ किस बिना पे है? और ख़ास तौर पे जो कल पंजाब असम्बली में KPK के मुशीरों के साथ, उनके CM के साथ जिस तरह का सिक्योरिटी का रवैया था,
वो बहुत ही काबिल एतराज था। कि अगर पंजाब की सीएम केपी विजिट करना चाहे तो मेरे ख्याल में केपी को चाहिए कि बिल्कुल उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करें, उनको फैसिलिटेट करें। इसी तरह केपी का सीएम आया है तो इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हम वर्करों की पकड़ धकड़ शुरू कर दें। ये एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत इस चीज की इजाजत देती है। लाया अमल क्या था, उनका आने का मकसद था जो असीरान जेल है उनके लिए उनके घर को विजिट करना, एक उनके साथ इज़हार यकजहती करना, और जो वर्कर्स हैं जो जेलों में हैं उनको जरा हौसला हिम्मत देना और पार्टी के लोगों से मिलना, तंजीम से मिलना। के अलावा कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसपे इतना खौफ और हरास फैलाने की जरूरत। सादिया साहिबा, अगर मुझे इजाज़त दें आपसे ये सवाल कर लूं कि अज़मा बुखारी साहिबा ने तो ये कहा कि वो आएँ और अपना विज़िट बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, खुशामदीद भी कहा, और साथ ये कहा कि कोई तोड़ फोड़ की या वायलेंस की जो है वो इजाज़त नहीं होगी, किसी मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी दैट वुड लीड टू एनी वायलेंट प्रोटेस्ट, उसकी इजाज़त नहीं होगी। अदरवाइज तो वेलकम किया उन्होंने। तो आप कह रही हैं कि कुछ मसला था? वायलेंट तो कुछ हुआ ही नहीं जी। अगर असेंबली में जा रहे हैं तो वहाँ क्या तोड़ फोड़ की, कोई गमला तक भी हिलाया, क्या हुआ? यहाँ ना अगर लिबर्टी जमा हो रहे हैं या ऐसे लोगों के घरों में जा रहे हैं, इसमें तो वायलेंस का तो कोई तस्वर ही नहीं है। और दूसरा ये वेलकम, इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर कर लोगों को उठा के खवातीन को गिरफ्तार किया गया, तमाम चीजें करने से मुझे बताएं ये क्या है? ये इनका अंदरूनी खौफ है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप दिल बड़े करें, वेलकम करें। और मैं समझती हूँ इस तरह करने से जो हाइप क्रिएट होती है वो भी नहीं होगी, लोग इसको नॉर्मलाइज लेंगे। ये तो समहाउ कई मायनों में मुझे लगता है पीटीआई को फेवर भी करते हैं, जितनी हाइप क्रिएट इनकी वजह से होती है। जी मैम, आपका पॉइंट आ गया। हमें नुमाइंदा एम न्यूज़ नादिर चौधरी ने लाहौर से ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि लाहौर में इस टाइम क्या सियासी सरगर्मियां चल रही हैं और क्या सिचुएशन है। नादिर चौधरी, आप सुन सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। कुछ बताएं लाहौर में क्या हालात हैं, क्या कर रही है पीटीआई इस टाइम? अच्छा, ये अभी मैं सुन रहा था सादिया सुहेलाना साहिबा जो बात कर रही थी, बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आज की जो एक्टिविटी है वो जाहिर बात है कि ये 26, 27 और 28 का जो इनका शेड्यूल था उसमें जो असीरान थे, जो जेलों में कैद हैं, लीडरान भी और जो वर्कर्स भी जो कि सजा याफ्ता भी हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उनके घरों में जाना, उनके जो है वो घर वालों से मिलना, मुलाकातें वगैरह जो है ये शेड्यूल का हिस्सा थी। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो पुलिस को जो अहकामात जारी किए गए थे वो यही थे कि सीएम केपी के आ रहे हैं और उनका जो है वो उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना है, एसओपीज के मुताबिक उनको सिक्योरिटी फराहम करना है। अभी तक कोई ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया सिवाय जो पंजाब असेंबली वाला मामला हुआ, और उसमें भी मेरी पर्सनली तौर पे जो है वो इस हवाले से पुलिस के आला अफसरान से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि केपीके के जो सीएम है वो लाहौर में आए हैं। हमें जो है वो कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो है वो बाकायदा लेटर जारी किया गया एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाने का, उनकी सिक्योरिटी का। तो इस हवाले से जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी थी, उन सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो लिस्टें फराहम की गई थी जो कि अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो मुश्तरका तौर पर बातचीत करके और मुशावरत के बाद जो है वो तश्कील दी गई थी कि कौन अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा। लेकिन उनका कहना था कि इसके बावजूद जो है वो पंजाब जो जितने भी केपीके के वज़ीर आला जो हैं उनके साथ जितनी भी काबीना थी और लोग थे, उन तमाम को आता असेंबली में जो है वो आने की इजाज़त दी गई। लेकिन अब ईवान के अंदर जो है वो सिर्फ वही लोग जाना थे जिनकी लिस्टें सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों में थी। अब ये इस तरह से था कि जो लिस्टें थी उस पे जो मिनिस्टर्स थे, जो उनके साथ जो लोग थे जिनके नाम बीच में शामिल थे, सिक्योरिटी ने तो सिर्फ उनको जाने देना था, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी उस टाइम पीछे हट जाती और तमाम के तमाम लोग ईवान में चले जाते तब भी सिक्योरिटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी मसला बन जाता, प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी
मसला बन जाता, उनकी जाहिर बात है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई शरारती बंदा अंदर चला जाता, कोई ऐसा कोई मामला अंदर हो जाता, तो उस पर जवाब किसने देना था? वो सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं रहना था, फिर ये बात जो है वो हुकूमतों तक भी आती है, इदारों तक भी आती है। तो वो एक जेन्युइन चीज थी, लेकिन जो जुमलों का तबादला हुआ वो बड़ा खौफनाक था। और उस पर जो उस्मा बुखारी साहबा की जो कल की बयानात थे, उस पर भी जो है वो एक सवाल हुआ, और सवाल पे जो मीना खान साहब जो थे, जिनके साथ सबसे ज्यादा तलक कलामी भी हुई और जो नाजेबा अल्फाज भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए गए, तो वो बड़ा खौफनाक एक चीज थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है वो वहां पर जो कुछ उसलूबी से जो है वो हल भी हुआ। आज भी वो जो है वो यास्मीन राशिद साहबा के घर गए, इसके अलावा शाम कुरैशी साहब के घर गए, और भी जो लोग उनके घर में चौधरी साहब के तो घर कोई भी ऐसा मामला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इन सब के घरों में गए, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, ना कहीं पे ट्रैफिक का मामला हुआ। करना चाहूंगी कि लिबर्टी में जो कल वर्कर उनके इस्तकबाल के लिए गए, उनमें से कुछ खवातीन और हजरात को पुलिस ने उठाया और आज उन पे FIR कट गई हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? नादिर चौधरी, ज़रा बताएं क्या सिचुएशन थी लिबर्टी में, और सादिया साहिबा जो कह रही हैं कितनी हकीकत है उसमें, बताएं ज़रा क्या देखा आपने? हाँ जी, ये जो बता रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। इसमें ये भी था कि जब जो CM KP के जब पंजाब की हदूद में दाखिल हुए, उनका ये कहना है, कल का जो बयान है, जो कल के उनके बताना है उनका, तो उनका ये कहना था कि हमारा इस्तकबाल जो है वो पंजाब की हदूद शुरू होते ही जो है वो इस तरह से करना शुरू कर दिया गया था पुलिस की जानिब से, कि जगह जगह पर जो है वो रुकावटें लगाकर खड़ा किया गया, हमें रोका गया, और नफरी बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद थी, और कई कारकुन जो हैं उनको रास्ते में ही जो है वो गिरफ्तार किया, लाहौर दाखिल होने से पहले की बात वो बता रहे हैं। अभी जो लिबर्टी चौक की अभी बात अभी मैडम ने की है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं, ये वही लिबर्टी चौक है जहां पर पहले भी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज जो है वो किया गया, मुतअद्दिद बार जो है वहां पर लोग इकट्ठे हुए, तो पुलिस की जानिब से जो है वो वहां पर इस तरह के जो है वो कह लें कि ऑपरेशन कह लें, या वहां पर प्रिजन वैन्स और वहां पर बाकी चीजें। तो अब इस बार जो अहकामात थे वो ये थे कि जो CM KP के हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि पुलिस का यही कहना था कि हम इस पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। जब बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें कितने लोग PTI के साथ हैं, कितने जो है वो किसी किस्म का कोई तमाशा लगाना चाह रहे हैं, कितने लोग जो है वो बीच में कोई इंतजार फैलाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो पुलिस का ये कहना है कि हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं है कि हमें जो यहाँ पे किसी को जो एहतजाज, इसमें पार्टी के ओहदेदारान, खवातीन और ओहदेदारान लोगों को उठाया गया है, और मैं समझती हूँ कि मैं आपकी बात को कहती हूँ कि अच्छी बात है। अगर सादिया साहिबा कोई लीडरान के कोई नाम वगैरह हैं? एक्स MPA है सायरा रजा जी, और इसी उनके साथ 2 तंजीमी ही खवातीन है, और उनको उनकी FIR भी कट गई है, वो सिर्फ रिसीव करने गए थे, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसा मामला नहीं था कि कोई इंतशार हो, कोई झगड़ा फसाद की कोई सूरत हाल। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मारिया साहिबा, आपने नादिर चौधरी की भी गुफ्तगू सुनी और सादिया साहिबा की भी आपने गुफ्तगू सुनी, इससे पहले आपने कमेंट भी किया। ये आप कैसे देख रही हैं इस चीज़ को, ये किस तरफ जाएगी बात, क्या सिचुएशन? जाहिर है अभी जो हमारे सामने TV चैनल पे 2 लोग मौजूद हैं, और एक सहाफ़ी हैं और एक पॉलिटिशियन हैं, तो उनकी जो दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक ही जैसे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मिस हैंडल अगर किया जाएगा तो जाहिर है ये इंतशार की जो हवा है उसको और भड़काया जाएगा। तो बेहतर यही है इस वक्त पंजाब हुकूमत के लिए भी, और इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जो सरकारी हमारे जो सियासी जो लोग हैं उनको भी, कि इस वक्त जो है वो मुल्क इस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि आपके फेडरल टेरिटरी में इस वक्त, जैसे अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले UAE के आए हुए थे नाहियान साहब, और इसी तरह से दौरे अभी हैं अगले 1 हफ़्ते 10 दिन तक, और भी मतवक्को बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स के। तो उस दौरान में अगर मुल्क के अंदर दोबारा पंजाब, जो कि हार्ट है पूरे पाकिस्तान का,
उसके अंदर कुछ ऐसी बेचैनी नज़र आएगी या सियासी अफरा तफरी नज़र आएगी तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई जलसा करना चाह रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे तो उनको करने दिया जाए। भाई उनका भी सियासी हक है जितना हम सब का सियासी हक है कुछ भी कहीं पे भी जलसे करने के। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उसमें जो है वो खुदा न ख्वास्ता कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो रही है अगरचा, और उसमें कोई मुल्क के ख़िलाफ़ नारे नहीं लग रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर वो सही है। वो अपने तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो मंशूर है उसके मुताबिक अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अरकान को गैदर करने के लिए जो भी करना चाह रहे हैं उनको करने देना चाहिए। और इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अगले जो कुछ 10-15 दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आपके इस्लामाबाद में बहुत सारे जो अहम लीडर्स हैं उनकी आमद होगी तो उस मौके पे पंजाब में जो इस तरह की अफरा तफरी और इंतशार है वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। नादिर चौधरी, ये बताएं कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या प्लान है CM KPK का, और PTI के कारकुनान जो हैं वो उन्होंने रीग्रुप होना है क्योंकि मुफाहमत की बात भी आपको पता है चल रही है, साथ साथ एहतजाज की बात भी चल रही है, 8 की कॉल भी है। तो ज़रा इसको सम अप करें हमारे नाजरीन के लिए, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि CM KPK जो अभी आए हैं और CM KPK जो पिछली दफा आए थे, इन दोनों के आने में बहुत फर्क है। देखें, इस चीज को हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि उनके आने का तरीका जो था वो क्रेनों के साथ और बाकी लश्कर के साथ, जिसको लश्कर कशी कहा जाता था। तो अभी ये जो आए हैं इनके आने का तरीका कुछ और है। और सबसे अहम बात यह है कि मेहमान नवाजी हमारे पाकिस्तान के हर खित्ते में जो है वो अपनी मिसाल आप है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे KPK हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, कोई भी इलाका हो। तो जब एक CM जो है वो दूसरे जो उसमें आता है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको जो है वो दूसरे तरीके से जो है वो उनको करती कि एक अच्छा मैसेज जाता KPK तक, ये मैसेज जाता कि पंजाब वाले जो हैं उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा उनको जो पॉजिटिवली उनको रिसीव किया है। हमने पॉजिटिवली, सारी बात देखें, यहाँ पे जब वो आए तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी जो है वो तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के जो है वो नारे लगाए पंजाब असेंबली के अंदर। तो पंजाब असेंबली के अंदर जब आप मेहमान बन के आए हैं तो फिर मेहमान जो होता है वो जरा सारी बात है कि वो मेजबान का थोड़ा सा ये भी ध्यान रखता है कि यार मैं किसी के पास गया हूँ, किसी के घर में गया हूँ, तो मैंने वहां पे उनके जो असूल हैं उनके अपने सूबे के या उनके घर के, तो मैंने उनका भी ख्याल रखना है। दूसरी जानब यहाँ पर भी बयानबाजी हुई, वो हमने भी देखा कि जिस तरह से जो चीजें सामने आई, किसी मुनशियात के बारे में बात की गई, वो बड़ी नेगेटिव बातें हैं नादिर चौधरी, बिल्कुल वो जी वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके जवाब में भी काफी डेरोगेटरी बातें हुई दोनों तरफ से और वो पसंदीदा चीज नहीं थी। मैं यहाँ सादिया साहिबा की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूंगा, उनसे PTI की आइंदा होने वाली हिकमत अमली पे मैम थोड़ा सा कॉमेंट करें, क्या होने वाला है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए जी, इस टाइम प्लान की जहाँ तक बात है, इस टाइम तो PTI का सारी कोशिश और सारा एफर्ट वो है जो असीराने जेल हैं उनके ये जो केसेस हैं उनको इंसाफ मिले और उनकी रिहाई के लिए मेन एजेंडा है। और पार्टी की तंजीम को मुनज़्ज़म करने के लिए जो PTI के लोगों को, वर्कर्स को जो मुश्किलात का सामना है उसके हवाले से हिकमत अमली बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि मैं खुद वो वर्कर हूँ जो समझती हूँ कि बात मुज़ाकरात पे आनी चाहिए, हम सबको टेबल पे बैठना चाहिए और हमारा मुल्क जो है मजीद पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस मुल्क में, ये बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है के लिए राह में एक रुकावट है। मैं समझती हूँ हम दोनों तरफ से दिल बड़े करने चाहिए और सबको बैठना चाहिए हिकमत अमली। अब PTI में दो किस्म की राय रखने वाले लोग होते हैं, एक वो है कि जो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एहतजाज की सियासत पे भी ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, एहतजाज भी मुल्कों में, जमहूरी मुल्कों में होता है, ये भी एक जमहूरी हक है, लेकिन उसको तशद्दुद की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, किसी तरफ से भी नहीं, ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से। मैं ये समझती हूँ एहतजाज हक है, आप करने दें, दिल बड़े करें, यकीन माने चीजें, लेकिन जंग अजीम अव्वल हो या दोम हो,
तमाम चीजों का एंड ऑफ द डे टेबल पे ही बात, नेगोशिएशन ही होनी होती है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपके वक्त का। चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट है द हिंदू की। और रिपोर्ट में एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि भारतीय मीडिया भी इस किस्म की कोई रिपोर्ट अपने लिए शाया कर सकता है, लेकिन मुझे हैरत हुई। और हैरत इस बात पे हुई, आप सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी। द हिंदू ने लिखा है कि जो साल है 2025 का, वो नाकाम तरीन साल है माशी तौर पे और सफारती तौर पे भारत के लिए, और सदी का सबसे बुरा साल करार दिया इस रिपोर्ट में। और भारत की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को बताया गया कि इंतहाई नाकाम पॉलिसीज़ हैं, और जो वादे इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ, यानी कि अपने इंटरनेशनल कोलिशन पार्टनर्स के साथ जो फ्यूचर में थे, और अब पोल्स चेंज हो चुके हैं, लीडिंग रोल से भारत साउथ एशिया में हट चुका है, उसके ऊपर बात की कि अपना वादा जो था अपने इंटरनेशनल जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनके साथ निभा ना सका भारत, और उसका नुकसान उठाना पड़ा इक्तिसादी फ्रंट पे भी, सफारती फ्रंट पे भी, और सियासी फ्रंट पे भी। मारिया साहिबा, इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो न्यूज़पेपर दी हिंदू है, इसके करोड़ों सब्सक्राइबर तो मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और इसकी तरफ से ये आना, और मैं ये कहती हूँ कि नेचर का एक अपना निज़ाम है, कारमा है। हम कब से इस मोदी सरकार को देख रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे गिर्द बहुत सालों तक पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की, जो कश्मीर में मजालिम ढाए। चलो ये तो बुचर ऑफ गुजरात तो कहलाते थे। बुचर ऑफ गुजरात के बाद इनको चांस मिल गया, और ये पिछले कितने सालों से जो हैं वो काबिज हैं इक़्तिदार के ऊपर। 12 साल हो गए हैं, 12 सालों से इक़्तिदार पे काबिज हैं, और उन 12 सालों में इन्होंने एक दफ़ा भी ऐसे कोशिश नहीं की कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई अच्छा रवैया रखें। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रवैया रखा हिंदुस्तान के साथ, हमेशा कोशिश की कि तजारत के जो मामलात हैं, कश्मीर के ऊपर बात की जाए, तजारती मामलात के ऊपर बात की जाए, मगर मोदी की स्टबर्ननेस की वजह से हम हमेशा ये चीज़ जो थी वो हमें पीछे लेके जाती थी। मोदी ने एक और नई जो चाल पाकिस्तान के लिए चली थी वो ये थी कि इंटरनेशनली जाकर जहाँ पर भी हिंदुस्तान के लिए जाता था वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करता था, बाकायदा वहाँ पर लीडरशिप के कान घोले जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसने कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स पूरे दुनिया में तैयार किए थे जिनका काम ही सिर्फ वो लॉबिंग करना होता था, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर हर एक इवेंट में जाकर लॉबिंग करते थे। उससे हमने देखा कि जो पाकिस्तानियों के लिए जो जगह थी वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही थी। अब ये मोदी साहब जो है अपने ही कर्मों का जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल और फॉर्चुनेटली उसका सिला पाएंगे, और देखेंगे। अब तो हमारे वैसे भी हमारा आजकल का जो स्पोक्स पर्सन है वो सदर ट्रंप साहब हैं, जो कि हर दफ़ा मोदी को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि 6 गिरे या 7 गिरे। तो टैरिफ के ऊपर इनको कहा कि अगर आपने जो ऑयल आप ले रहे हैं रशिया से, अगर उसके ऊपर आपने ये कंटिन्यू किया तो मैं टैरिफ बढ़ा देंगे। सदर पुतिन आए और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और अमेरिका की भी गुड बुक्स में नहीं है, और टैरिफ जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बड़ा टाइम मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से व्हाइट हाउस में एक दफ़ा उनकी एंट्री हो, ज़रा ट्रंप साहब से मुसाफा करने का बहुत दिल चाह रहा है मोदी साहब का। मगर मोदी साहब ये जानते नहीं हैं जितने मजालिम उन्होंने कश्मीर के अंदर ढाए, जितना उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग की, जहर उगला, जंगों में गए और बग़ैर जाने पड़ताल किए किसी तरह से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, वो तो खुदा की ज़ात हमारे साथ थी, और हमारी लीडरशिप इतनी विजनरी थी, और अफवाज पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। फ़ज़ाइया, नेवल जिस तरह से सरगर्म रहे, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से हौसले बढ़ाते रहे, वो तो एक अलग, उसके ऊपर तो पूरा दिन हम बात कर सकते हैं, गेम चेंजर था। मगर अल्लाह ने हमें 2025 में सुरखरू किया, और ये 2025 का जो साल था वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक खूबसूरत साल गुजरा। वैसे भी 2-3 दिन रह गए नए साल
साल को आने में, और 2025 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर द इंडिया जस्ट बिकॉज इंडिया हैज़ फॉरगॉटन व्हाट दे हैव डन इन कश्मीर, व्हाट दे डिड अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दे मिसगाइडेड देयर ओन अवाम। हमेशा से अपनी अवाम को मिसगाइड करने के लिए आपके इनके मीडिया चैनल्स उठाकर देख लिए जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अरबों की तादाद में इंडियन इस वक्त तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर खुदा न ख्वासा ये पता नहीं पाकिस्तान के किस तरह के दुश्मन होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दौर में भी इतना नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव विटनेस्ड, वी ट्रेवल टू इंडिया। कांग्रेस के टाइम में भी बायलैटरल डायलॉग्स होते थे, बहुत तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीरियों को इंगेज रखते थे। पाकिस्तान में अगर कुछ इस तरह से चीज़ होती थी, मगर मोदी सरकार ने तो मतलब हर चीज़ की हद ही कर दी, दर पे दर पाकिस्तान के ऊपर। कुछ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होता है, भैया आप अपनी पॉलिसीज़ को देखें ना, आपने इतने जुल्म किए गुजरात के अंदर, मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर, कश्मीर के अंदर, आप वो भूल गए। राजस्थान में खालिस्तान मूवमेंट आपने पंजाब के अंदर, आपने वहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये बात और पूरी प्लान। अभी ये सोचेंगे कि 1971 का जमाना चल रहा है। मोदी सरकार को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये 1971 नहीं है, ये गेम चेंजर 2025 है, जिसमें पाकिस्तान हैज एक्चुअली वॉन। पाकिस्तान हैज एक्चुअली वॉन। तो अब हम ये वक्त की कमी है, थोड़ा सा एक आपका कमेंट और लेना चाहता हूँ। ये सराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगान तालिबान की है इस टाइम अफगानिस्तान में, उसके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इन्होंने बड़ी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं और हमारी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे इस्तेमाल होने की। ये टोन कुछ आपको चेंज होता हुआ नहीं लगता? कुछ अर्सा पहले तक तो टोन डिफरेंट थी, और वो टोन जो थी ना, वो कहीं ना कहीं सरप्रस्ती फिर वही हमारे नेबर कंट्री की थी, इस वजह से टोन चेंज हो गई। जब उनकी ही पोजीशन अनसर्टेन हो चुकी है, वो खुद ही इस वक्त, क्योंकि जहाँ पर सदर ट्रंप हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाए, वहाँ पे किसी की जरूरत हो सकती है हमें ये कहने की कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ताकतवर फौज कौम बन के उभरा है, उसमें मेरा ख्याल है कि हक्कानी साहब को भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इसी तरह की स्टेटमेंट्स हर रोज़ जारी करनी चाहिए। एक दिन नहीं होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए। बहुत आपने अच्छे तरीके से सम अप कर दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, कल नहीं अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।